नमस्कार स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में जो है हमने अध्ययन किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इट्स लिमिटेशंस, यानी कि संयुक्ता बिंदु सिद्धांत और उसकी कमियों के बारे में हमने विचार किया। आज हम जो है बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। हंस और बेथे ने जो है 1929 में क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्थिर वैद्युत जो क्षेत्र है, जिसे कि हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, इस क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आयन को रख करके उसके ऊर्जा स्तरों में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। यानी कि हम कहें कि वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1929 में हंस और बेथे ने जो है जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी स्वतंत्र आयन को रखा और उसके कारण जो ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन आया उसका अध्ययन किया। मुख्य रूप से इस सिद्धांत का अनुप्रयोग आयनिक क्रिस्टलों पर किया गया और इसीलिए इस जो सिद्धांत है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस क्रिस्टल जो क्षेत्र सिद्धांत है इसका क्या क्या मुख्य बातें हैं, इसका प्रारंभिक अभिप्राय क्या है। तो यदि हम क्रिस्टल क्षेत्र की सिद्धांत की बात करते हैं तो क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है वो धातु लिगैंड बंध को 100% आयनिक मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगैंड एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं तथा इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो हंस बेथे ने दिया 1929 में, उसकी सबसे पहली बात यह है कि ये सिद्धांत जो है धातु लिगैंड जो बॉन्ड है उसको 100% आयनिक मानता है और ये इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और जो लिगैंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करते हैं और इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। अन्य जो प्रमुख बात है, इसकी दूसरी जो बात है वो है कि इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन कक्षकों का लिगैंड के कक्षकों से कोई अतियापन नहीं होता, अर्थात बंध में कोई सहसंयोजक गुण नहीं होता है। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि धातु आयन के कक्षक और लिगैंड के जो कक्षक है उनके मध्य किसी तरह का अतियापन नहीं होता, यानी कि सहसंयोजक गुण इस जो सिद्धांत के अनुसार धातु लिगैंड बंध में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी जो अन्य विशेषता है वो है कि स्वतंत्र धातु आयन में कक्षकों की समरसता का बना रहना या समाप्त हो जाना क्रिस्टल की ज्यामिति और कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी जो धातु आयन है उसमें कक्षक जो हैं वो डीजनरेट रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये जो है उस क्रिस्टल की ज्यामिति और कक्षकों की जो आकृति है उस पर निर्भर करता है। ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझने के लिए हमें जो डी कक्षक है उनकी आकृति और अभिविन्यास के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो यदि हम डी कक्षकों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डी कक्षक जो है 5 प्रकार के होते हैं: डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यदि हम बात करें डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड की, तो हम जानते हैं कि डी वाई जो कक्षक, डी एक्स वाई जो कक्षक होता है उसमें जो है जो कक्षकों की जो पालियां हैं वो एक्स और वाई कक्षकों की अक्षों के मध्य में होती है। यानी कि जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं डी एक्स वाई में जो दोहरे डंबलाकार जो डी कक्षक होते हैं उनकी जो पालियां हैं वो एक्स वाई अक्षों के मध्य है। डी वाई जेड जो होता है उसमें भी जो है वाई और जेड जो कक्षक है उनके मध्य जो है इनकी पालियां पाई जाती है। और उसी प्रकार से एक्स जेड में जो कक्षकों की जो पालियां हैं वो जेड और एक्स अक्ष के मध्य पाई जाती है। जबकि जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कक्षक है
उनकी पारियों की यदि बात करें तो उनकी जो पारियां हैं वो एक्सिस के अलोंग होती है, अक्षों की दिशा में होती है। dz² जो कक्षक होता है उसकी पालियां जो है z अक्ष की ओर होती है और इसमें जो है एक वलय पाई जाती है जो xy तल में होती है। उसी तरह से dx²y² जो कक्षक है उनकी जो पालियां हैं वो आपकी x और y अक्ष के अलोंग है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अन्य अगर हम बातें करें तो इसके अंदर जो है विलगित जो गैसीय धातु आयन के पांचों जो डी कक्षक हैं वो समरस होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि अकेली धातु आयन है तो उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की समरसता जो है वो लिगैंडों द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। यानी कि जब संकुल का निर्माण होता है तो उस समय इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा जो है वो समान नहीं रह पाती है। यदि धातु आयन के चारों ओर लिगैंड जो है वो पूर्णतः गोलाकार सममितीय क्षेत्र निर्मित करते हैं तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि तो होती है लेकिन समान वृद्धि होती है। लेकिन यदि जो है क्रिस्टल क्षेत्रों की सममिति गोलाकार से भिन्न हो तो उनकी जो डी कक्षक है उनकी ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी और डी कक्षकों का विपाटन जो है हो जाएगा और ये डी कक्षकों का जो विपाटन है वो क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यानी कि हम ये कहें कि यदि जब संकुल का निर्माण होता है तो लिगैंड यदि धातु आयन को गोलाकार आकृति में घेरते हैं तो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है लेकिन ऊर्जा में समान वृद्धि होती है। और यदि लिगैंड जो है गोलाकार सममिति में धातु आयन को नहीं घेरते हैं तो उस स्थिति में डी कक्षकों की ऊर्जा तो बढ़ती है लेकिन सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होती है और डी कक्षक जो है भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। और डी कक्षकों का इस तरह से जो विभाजन है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं और ये क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन है वो क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो है कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के हो जाते हैं जबकि शेष कक्षक जो है उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रक्रम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है और इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE कहते हैं। CFSE के द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मा गतिकी जो गुण हैं उनको हम आसानी से समझा सकते हैं। इस CFSE के माध्यम से जो है हम क्रिस्टलों के संक्रमण धातु आयन जो है उनके रंग की, चुंबकीय गुणों की, अवशोषण स्पेक्ट्रम की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं जिसे कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझा पाए थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब संकुल का निर्माण होता है तो संकुल का निर्माण होने पर डी कक्षकों की ऊर्जा जो है समान नहीं रह पाती। कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा में जो है कम ऊर्जा में वृद्धि कम होती है, कुछ जो कक्षक है उनकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है। इस तरह से जो है दो भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षकों का समुच्चय बन जाता है और जब दो भिन्न भिन्न ऊर्जा के समुच्चय में कक्षक विभाजित हो जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है और इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा के कक्षकों में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हम CFSE कहते हैं। ये जो ऊर्जा होती है इसको हम क्या कहते हैं? CFSE कहते हैं। ये जो CFSE के आधार पर द्वारा जो संकुलों की जो है विभिन्न गुणों की हम व्याख्या कर सकते हैं और इसके द्वारा संकर्ण धातु आयनों के रंग, चुंबकीय गुण तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम की आसानी से हम व्याख्या कर सकते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में जितनी कुल वृद्धि होती है उसके बराबर ही जो है उसकी में कमी होती है। यानी कि कम ऊर्जा वाले और अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है उसको हम tan dq या डेल्टा के द्वारा व्यक्त करते हैं।
यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयनों के डी कक्षों का विपाटन जब होता है तो ऊर्जा में कुल वृद्धि ऊर्जा में कुल कमी के बराबर होती है, यानी कि जितनी ऊर्जा में वृद्धि होती है उतनी कमी होती है। और इन कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है उसको हम जो है 10 dq या डेल्टा व्यक्त करते हैं। ऐसे लिगैंड जिनके द्वारा जो है उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र डेल्टा क्यू 10 dq या डेल्टा का मान कम होता है उनको हम दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहते हैं, और जिन लिगैंडों के लिए dq या डेल्टा का मान अधिक होता है उन्हें हम प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहते हैं। लिगैंडों को उनकी घटती हुई क्रिस्टल क्षेत्र के क्रम में यदि हम रखते हैं तो जो श्रृंखला हमें प्राप्त होती है तो उसे हम स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, यदि हम क्रिस्टलों को उनके क्रिस्टल क्षेत्र जो कि डेल्टा है उस डेल्टा की घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो सीरीज हमें प्राप्त होगी उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं या स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। विभिन्न जो लिगैंड है उनको यदि हम इनके विपाटन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे अधिक जो विपाटन ऊर्जा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद में साइनाइड, NO2-, डाइपिरिडिल सल्फाइड, पिरिडिल, अमोनिया, आइसोथायोसाइनेट, H2O, OH-, F-, Cl-, SCN-, Br- और I-, यानी कि ये जो है इनके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के क्रम में जो है इनको व्यवस्थित किया गया है। और इसमें जो प्रारंभ में आने वाले जो लिगैंड है CO, Cn-, NO2-, डाइपिरिडिल, SO3-2, पिरिडिल, अमोनिया, NCS-, ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड होते हैं जिनके लिए जो है 10 dq या डेल्टा का मान जो है अधिक होता है, जबकि H2O, OH- जो कि श्रृंखला के बाद में आ रहे हैं F-, Cl-, SCN-, Br-, I-, ये इनके लिए डेल्टा का मान कम होता है और इन्हें हम दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहते हैं। तो ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो है प्रारंभिक अवधारणा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है। तो आज जो है हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की प्रारंभिक अवधारणा के बारे में अध्ययन किया। आगे जो है हम अलग अलग जो ज्यामिति वाले जो क्रिस्टल हैं उनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा एवं CFT का जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।